नमस्कार, मैं प्रियंका राय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है, उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। जल होगा तभी होगा सुरक्षित कल। देखिए विश्व जल दिवस पर खास प्रस्तुति। गेहूं का बीजोत्पन्न करके कमाए अच्छी आय। विश्व के कई देशों में जल स्तर तेजी से नीचे गिरता जा रहा है। यदि इसको लेकर ठोस कदम नहीं उठाए गए तो जल संकट की स्थिति और भी भयावह रूप ले लेगी। एक ओर जहां कई देश सूखे जैसी स्थिति से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर महिलाएं को पीने का पानी लाने के लिए चिलचिलाती धूप में मीलों चलना पड़ता है। और जिस तरह से हम पानी बर्बाद कर रहे हैं, तो वो दिन दूर नहीं कि हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाएंगे। और पानी की कमी की बढ़ती समस्या को देखते हुए हर वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाने की घोषणा की। तो इस साल विश्व जल दिवस मनाने का क्या उद्देश्य है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। के अवसर पर अपने सभी किसान भाइयों को, चूंकि विशेष रूप से किसान ही उसके उपयोगी हैं, उपयोग करते हैं, उन्हें फिर बधाई देता हूं। मैं ये बताना चाहता हूं किसान भाइयों को कि हम लोग जो जल खेती में प्रयोग कर रहे हैं, उतने जल की वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है। उससे कम जल में भी हम लोग उतनी ही फसल या उससे अधिक पैदा कर सकते हैं। यह केवल आपको जानने की ज़रूरत है कि कैसे हम कम पानी में अधिक से अधिक फसल उगा सकते हैं। और किसी भी कंडीशन में जो हम लोग बहुत सारा पानी, जैसे हम धान का एक उदाहरण लेते हैं, धान में 1 किलोग्राम धान पैदा करने के लिए लगभग 5000 लीटर पानी का हम लोग उपयोग करते हैं, 5 से 5,500 लीटर। यद्यपि धान को 1 किलो धान पैदा करने के लिए मुश्किल से हमको 1,500 से 2,000 लीटर पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 3,000 लीटर पानी हम लोग अनावश्यक धान की खेती में लगा रहे हैं, उसको बचाया जा सकता है। तो मैं अपने किसान भाइयों से ये कहूँगा कि धान की बहुत सारी प्रजातियाँ जो कम पानी में उगने वाली हैं और लगभग उतनी ही उपज पैदा देने वाली हैं। तो मैं अपने किसान भाइयों से, ये तो केवल मैं धान की बात कर रहा था, इसी तरह से सभी फसलों में कम पानी में, क्योंकि पानी आने वाले समय में समय के साथ धीरे धीरे बहुत ही कम होता जा रहा है, हम लोग महसूस कर रहे हैं। हमारी पृथ्वी पर 1 अरब 40 घन किलोलीटर पानी है। इसमें से 97.5% पानी समुद्र में है जो खारा है। शेष 1.5% पानी बर्फ के रूप में ध्रुव प्रदेशों में है। शेष बचा 1% पानी नदियों, सरोवर, कुओं, झरनों और झीलों में है जो पीने लायक है। इस 1% पानी का 60वां हिस्सा खेती और औद्योगिक कारखानों में खपत होता है। शेष 40वां हिस्सा हम पीने, भोजन बनाने, नहाने, कपड़े धोने एवं साफ सफाई में खर्च करते हैं। सबको जागरूक नागरिक की तरह जल संरक्षण का अभियान। उपज में कंप्रोमाइज किए कैसे हम अच्छी उपज लें, ये किया जा सकता है। और हम आजकल तकनीकी उपलब्ध है, और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने किसान भाइयों को पुनः जल संरक्षण के लिए मैसेज दे रहा हूं कि वो इसको करें और अपने अगल बगल के किसानों को भी प्रोत्साहित करें कि भाई आज क्यों इतना हम लोग पानी खर्च करें, अगर कम पानी में हमको उतनी या कभी कभी उससे अधिक उपज हो सकती है। बहुत बहुत मैं अपने किसान भाइयों को धन्यवाद देता हूं। और ऐसे तमाम सारे जगह हैं जहां पर इस पर काम चल रहे हैं, किसान भाई वहां से जानकारी लें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। अपने राज्य के कई किसान गेहूं की बुआई बीज उत्पादन के लिए करते हैं, और जो किसान अच्छी गुणवत्ता के बीजों का उत्पादन करना चाहते हैं उनको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, आप बीज उत्पादन के लिए किन किन सावधानियों को अमल में लाएं, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर PN त्रिपाठी। और जो भाई
गेहूं की खेती कर रहे हैं, विशेष रूप से बीज उत्पादन को लेकर के, कि किसान के द्वारा उसके खेत में स्वयं के द्वारा बीज उत्पादन कार्यक्रम करना। तो ऐसे किसान भाइयों के लिए इस समय ये सावधानी का समय है, खेती में सावधानी बरतने का बहुत समय, क्योंकि बीज में कहीं यदि मिलावट हो गई तो बीज की गुणवत्ता में गिरावट आ जाती है, वो सही फिर बीज के अंतर्गत नहीं आता। किसान भाइयों, अच्छे बीज उत्पादन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान में रखना जरूरी होता है, जिसे किस्मों का चयन क्षेत्र और उपलब्ध संसाधनों के आधार पर करना चाहिए। बुआई बीज की उचित दूरी पर करनी चाहिए। इसके बाद किसानों को अपनी फसल का समय समय पर निरीक्षण करना अत्यंत आवश्यक होता है। निरीक्षण की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं: वानस्पतिक वृद्धि के समय, फूल आते समय और दाना पकते समय प्रक्षेत्र का निरीक्षण किया जाता है। इस दौरान फसल में पाई गई कमियों के अनुसार खरपतवार, अन्य प्रजाति के पौधे और रोग और कीट से ग्रसित पौधों को खेत से निकाल दें। तो इस स्टेज में भी आपको खेत में ये समझ में आएगा कि यदि जो अमुक किस्म आपने लगाई है, जिसका आप बीज उत्पादन कार्यक्रम ले रहे हैं, तो उसके अलावा यदि और अन्य किसी किस्म का यदि बीज है खेत में, तो स्पष्ट रूप से वो दिखने लगता है कि ये जो है इस किस्म का पौधा नहीं है, तो उसको आप तुरंत नींव खेत से अलग करें। और मुक्त आपको खेत को रखना, किसी तरह की खरपतवार की मिलावट ना हो उसमें। बीज उत्पादन में रोकिंग एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है, जिसे फसलों की कई अवस्थाओं में किया जाता है। फूल आने से पहले ऊंचे नीचे पौधे निकालकर फूल के समय फूल का रंग और पत्तियों का आकार देखकर, फसल पकने के समय लेकिन फसल कटाई से पहले दाने का रंग देखकर करते हैं। कि हम बीज उत्पादन का कार्यक्रम कर रहे हैं, हमें उससे अच्छा उत्पादन लेना सबसे बड़ी बात, और गुणवत्ता युक्त उत्पादन लेना। जब उसमें बालियां निकल रही हों, यदि नमी की कमी पड़ जाती है, यदि खेत में पर्याप्त नमी नहीं है, तो पोषक तत्वों की जो ज़रूरत है उस समय पौधे को ज़्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती, तो वो जो पोषक तत्वों का स्थानांतरण बीज में होगा, वो इस समय यदि नमी की कमी हो जाती है तो वो स्थानांतरण सही तरीके से नहीं हो पाता, और फिर बीज हमारा पोंचा रह जाता है, या कि उतना बलिष्ठ पुष्ट नहीं होता, क्योंकि खेत में घुस भी नहीं पाते हैं किसान भाई उस तरह का। तो थोड़ा सा पोषक तत्व में ध्यान रूप से, क्योंकि अभियान की तो ज़रूरत नहीं है, उसमें पी और के की ज़रूरत पड़ती है। 05234 आता है, उसको आप 1.5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप 200 लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दें, तो एक तो दाना जो बनेगा वो मजबूत बनेगा, दाने का अनुपात भूसा की अपेक्षा बढ़ जाएगा, उससे हमें अच्छा उत्पादन भी प्राप्त होगा। कि कभी कभी बालियां निकलने के बाद में इस समय कहीं न कहीं कण्वा भी देखने को किसानों की द्वारा बताया गया है। तो ऐसी स्थिति में किसी भी तरह से हमें खेत को रोग मुक्त उस फसल को, गेहूं की फसल को रखना है। तो ऐसी अवस्था में कहीं ऐसा आपको टेढ़ा मेढ़ा और काला चून का इस तरह से ऐसा पौधा कहीं दिखे, तो सबसे पहले तो उसको आप पूरा पौधा सहित वहाँ से खेत से निकाल लीजिए, और फिर इसके बाद में उसको ज़मीन में गाड़ना है। और साथ ही साथ एक सर्वांगी जो फफूंदनाशी है कार्बेंडाजिम 50 WP का, उसको 2 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके एक छिड़काव कर दीजिए। फिर दूसरा फिर आप इसको बदल के फिर प्रोपिकोनाजोल है वो आता है, उसको भी आप 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बना करके आप उसको भी दूसरा स्प्रे कर दीजिए। बीज उत्पादन के लिए फसल कटाई के समय विशेष रूप से ध्यान रखें कि किसी भी अन्य प्रकार के प्रजाति के बीज अथवा फसल न मिलने पाए, जिससे खेत के फसल से बीज उत्पादन किया जाना है, उस फसल को पूर्ण रूप से पक जाने के बाद ही सही अवस्था में ही काटा जाना चाहिए। फसल कटाई के बाद मड़ाई के लिए पहले प्रयोग में लिए जाने से पूर्व साफ करके मड़ाई करें। मड़ाई के बाद बीजों की छनाई की जाती है। इसके बाद बीजों की ग्रेडिंग करते हैं। इस प्रकार से बीज उत्पादन करके किसान अधिक आमदनी ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस तरह से बीज उत्पादन का जो कार्यक्रम हम गेहूं का ले रहे हैं, जिस किस्म का ले रहे हैं, उस किस्म के अनुसार, उस किस्म की मांग के अनुसार हमें प्रबंधन यदि हम करते हैं तो अच्छा बीज उत्पादन हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है।
दलहनी फसलों में चने का प्रमुख स्थान है और इस समय यह फसल फलियों की अवस्था पर है और इस अवस्था पर चने की फसल को फली छेदक कीट से अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है। अगर आप इस कीट से फसल को बचा ले गए तो आपको आगे चलकर चना की अच्छी उपज मिलेगी। इसलिए आप इस कीट की रोकथाम कैसे करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आज बात करेंगे चने की जो फसल होती है उसमें जो पोड बोरर, जिसको मतलब चने की लट के नाम से जाना जाता है, उसकी जो नियंत्रण करने के लिए किसान भाई क्या उपाय कर सकते हैं। इसके लिए जो एग्रोनॉमिक प्रैक्टिस होती है, सस्य वैज्ञानिक क्रियाएं होती है, वो शुरू से ही ध्यान में रखनी पड़ती है। इस कीट की सूंडियां हरे अथवा भूरे रंग की होती हैं और इसकी पीठ पर लंबी धारी तथा किनारे दोनों तरफ पतली लंबी धारियां पाई जाती हैं। इसकी सूंडियां शुरुआत में कोमल पत्तियों को खुरच कर खाती हैं तथा बाद में बड़ी होने पर फलियों में छेद बनाकर सिर को अंदर कर दानों को खाती रहती हैं और इस कीट के अधिक प्रकोप के कारण फलियां खोखली हो जाती हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि आगे चलकर उत्पादन में भारी गिरावट देखने में आती है, जिससे किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है। ये क्या कि जो लट होती है शुरुआत की अवस्था में हरे रंग की होती है। जो ये लट है पहले शुरू में पत्तियां खाती है और उसके बाद में धीरे धीरे बड़ी होती है, उसमें दाना बढ़ना स्टार्ट होता है, तो अंदर जा करके दाना को खा करके उसको खोखला कर देती है। तो इसके लिए सबसे पहले उपाय जो सस्य क्रियाएं हैं वो तो मई जून के महीने में गहरी जुताई करनी पड़ती है कि जो लार्वा या पुप्पा होते हैं और उस समय या तो पक्षी उनको खा जाते हैं या फिर गर्मी में उनके जो लार्वा या पुप्पा होते हैं जो सुषुप्तावस्था डोर्मेंसी में होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा अगर 15 अक्टूबर से पहले कोई भी किसान भाई चने की बुआई कर देता है तो इसमें आपको जो पोड बोरर, जिसको सब चने की लट बोलते हैं, उसका प्रभाव बहुत कम के बराबर होता है। तो 15 अक्टूबर की बुआई के बाद अगर करते हैं तो उसमें इसका प्रकोप ज़्यादा होता है, इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि 15 अक्टूबर से पहले इसकी चने की बुआई कर दें। इसके बाद में जो सस्य वैज्ञानिक या सस्य क्रिया है वो इसकी पादप जो फसल का जो घनत्व है कि पौधे पर हेक्टेयर में कितने होने चाहिए। अगर बीज दर अपने 70 से 80 किलोग्राम काम में लेते हैं प्रति हेक्टेयर चने के लिए, तो उसके हिसाब से इसका जो पौधों की संख्या होती है, जो घनत्व होता है वो 30 सेंटीमीटर जो लाइन टू लाइन होता है और 10 सेंटीमीटर पौधे से पौधे जो स्पेसिंग होती है, जो प्लांट जियोमेट्री, तो वो इसके लिए अच्छी होती है। अगर 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से ज़्यादा अगर बीज दर काम में ले रहे हैं तो उस स्थिति में क्या होता है कि पौधों की संख्या बढ़ जाती है और पौधों की संख्या बढ़ने से जो वायु संचार होता है भूमि का वो कम होता है और तापमान भी मेंटेन नहीं होता है और उस जो चने की लट है उसके लिए ये क्या फेवरेबल कंडीशन हो जाती है नमी होते ही। और जो इसका स्पेसिंग है, कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें, तो इससे क्या है कि इसका प्रकोप कम होगा। अगर फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी तो इसका प्रकोप रोका जा सकता है। इसके अलावा आप चने की फसल में टी आकार की लकड़ी की खूंटियों को जगह जगह लगा दें, जिससे इन खूंटियों पर पक्षी बैठ सकेंगे और इस इल्ली व सूड़ी कीटों को खाकर नष्ट कर देंगे। इस कीट के जैविक नियंत्रण हेतु NPV की 250 से 500 LE 400 से 500 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से फसल पर छिड़काव करें। इसके अतिरिक्त नीम शत की 8 से 10 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल पर फसल पर 2 से 3 बार छिड़काव करना लाभप्रद होगा। इसके अलावा बात करते हैं अगर रासायनिक क्रियाएं, रासायनिक विधि अपनानी है तो मान लो उस स्थिति में अपने को इमामेक्टिन बेंजोइड जो रसायन होता है, जो उसको आधा ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से लेकर के उसका स्प्रे करना पड़ता है और उसके 15 दिन बाद में क्विनालफोस 25 EC का जो रसायन है तो उसका 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से उसको घोल करके उसका फसल के ऊपर छिड़काव करना पड़ता है। और किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि जो भी छिड़काव किया जाता है, स्प्रे करना पड़ रहा है लट के लिए, वो सायंकाल के समय मतलब दोपहर बाद में करें ताकि इसको आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और 2 स्प्रे जो कर रहे हैं इसको रोकने के लिए, उसको कंट्रोल करने के लिए, वो एक समान मतलब नहीं होने चाहिए। पहले इमामेक्टिन बेंजोइड प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी बार जब मतलब क्विनालफोस 25 EC वाला काम में ले। इस प्रकार जो चने की लट का जो प्रकोप होता है और उस उत्पादन में 40 से लेकर के 50% तक जो कमी आ रही है वो आसानी से अपन सस्य क्रियाएं या जो रासायनिक जो रसायन है उससे रोककर अपन इसको नियंत्रित कर सकते हैं। जानते हैं अन्नदाता निशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान।
अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उससे पूछा है ग्राम तिलौरा, जिला अजमेर के कृषक प्रशांत कुमार ने। आप डेयरी पशुओं के नवजातों की देखरेख और प्रबंधन के बारे में जानकारी चाहते हैं, तो प्रशांत कुमार जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। यदि कोई गाय बछिया देती है, उसी समय से उनको ये ख्याल रखना पड़ेगा कि इसको बेहतर प्रबंधन किया जाए ताकि वो पुनः जो निर्धारित समय है उसके अंतर्गत बच्चा दे सके। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों का शारीरिक विकास अच्छा हो, इसके लिए उनका उचित आहार प्रबंधन करते हुए आवास व्यवस्था कैसी रखें, इसकी जानकारी कुछ इस प्रकार से है। जब से बछिया पैदा लेती है उसको कम से कम शरीर के 10वें भाग के बराबर प्रतिदिन दूध देना चाहिए। यदि बछिया का वजन 20 केजी है तो 2 किलो के हिसाब से प्रतिदिन दूध, माँ का दूध उसे दिया जाना चाहिए ताकि उसका जो शरीर के अनुसार जो रिक्वायरमेंट है, जो आवश्यकता है, उसके अनुसार उसकी रिक्वायरमेंट पूरा हो सके। बछिया का उम्र 20 से 22 दिन यदि हो जाता है या 20 से 25 दिन के बीच डिहॉर्निंग करवा देना चाहिए, सींग को दागना चाहिए, जिससे कि वो बछिया के हैंडलिंग में कोई डर या कोई सींग से मारने का खतरा नहीं रहे। जब बछिया का उम्र 1 महीना का हो जाता है तो उसको प्रथम बार कृमिनाशक दवा देना चाहिए। कृमिनाशक दवा में हम कोई भी जैसे कि एल्बेंडाजोल 30 ml या फेनबेंडाजोल 30 ml हम उसको दे सकते हैं। बछिया बड़ी होती जाएगी, उसको पूरक आहार की आवश्यकता होते जाएगा। इसके लिए जब जो दूध घटते जाएगा, दूध का आवश्यकता उसके शरीर में कम होते जाएगा और वो चारा पर निर्भर रहने लगेगी या चारा खाने लगेगी, उसी टाइम से उसको पुनः 2 महीना से लेकर 3 महीना के बीच पुनः कृमिनाशक दवा के बाद मिनरल मिक्सचर या पूरक आहार के रूप में विटामिन मिक्सचर, मिनरल मिक्सचर इत्यादि कोई शुरू कर देना चाहिए निर्धारित मात्रा में। किसान भाइयों, गाय और भैंसों के नवजात बछड़े बछड़ियों को परजीवियों की समस्या से बचाते हुए रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण कैसे कराएं, आइए जान लेते हैं। बछिया जब 6 महीने से अधिक की हो जाती है तो प्रथम बार टीकाकरण के रूप में उसको HSBQ का टीका देना आवश्यक है। 6 महीना से 8 महीना के बीच भविष्य में वो गाय बनने के बाद एबॉर्शन का केसेस नहीं हो, गर्भपात का केस उसके साथ नहीं हो, इस हेतु भी ब्रुसेलोसिस का टीकाकरण अब सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। वो टीका निश्चित तौर पे उसको दिलवा देना चाहिए। एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।
किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-8892-163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।